हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो जैसा कि एसएससी जे 2020 सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें आज का हमारा जो सब्जेक्ट अभी तक बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है और जो टॉपिक होगा वो होगा कंक्रीट। तो कंक्रीट का आज पार्ट 1 होगा। तो कंक्रीट में मैंने टोटल 5 पार्ट्स को डिसाइड किया कि कंक्रीट को टोटल 5 पार्ट्स में कराऊंगा। तो हर एक लेक्चर में आपको 12 टू 15 क्वेश्चंस के अराउंड मिलेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा टोटली बेस्ड होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होंगे इसमें। और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, जिसमें कि हमारे जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के जो 2004 से लेकर 2010 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो आज के लेक्चर में मैंने पिक किए हुए हैं। और जो थोड़े एडवांस लेवल के होंगे वो अगले लेक्चर में कराऊंगा। और एक लेक्चर पूरा टोटली जो बेस्ड होगा न्यूमेरिकल्स पे। इसके पहले मैंने सीमेंट, लाइम, ब्रिक और एग्रीगेट के ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। उन्हें अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि कई बार एसएससी में आए हुए हैं। इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है आने की और जो प्रोबेबिलिटी है इनकी आने की फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा होगी। सो लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The question number 1. The minimum grade of concrete is to be used in reinforced concrete as per IS 456 1978। अब देखिए क्वेश्चन एसएससी जे 2004 में आया। इसमें पूछ रहा है कि आपको जो आरसीसी के लिए हमें जो मिनिमम ग्रेड होती है कंक्रीट की वो कौन सी यूज करनी चाहिए IS 456 1978 के अकॉर्डिंग। तो अगर 1978 के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास आंसर हो जाएगा M15। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसको रिवाइज कर दिया गया। तो IS 456 हमारे पास जो है 456 2000, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्रेड होती है वो होती है M20। तो यहाँ पे एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होनी है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनाया गया कि आप जरूर कन्फ्यूज हो जाएंगे और आंसर M20 लगा के आएंगे। तो यहाँ पे जो कोड है 1978 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग M15 आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे M क्या डिनोट करता है। M डिनोट करता है आपको डिजाइन मिक्स, जिसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट मिक्सचर होता है और वाटर भी। इसके अलावा ये जो वैल्यू दी हुई है 15, ये आपको डिनोट करता है 28 डे पे जो भी स्ट्रेंथ होगी हमारी कंक्रीट की, 28 डे पे जो भी स्ट्रेंथ होगी वो होगी यहाँ पे 15 मेगा पास्कल। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी 28 डेज पे वो होगी 15 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। अगर मैं कंक्रीट में मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा दूं तो क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन एसएससी जे 2004 में आया। ये क्वेश्चन आगे भी आया हुआ है कई बार, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। जो क्वेश्चन बनाने का जो पैटर्न था इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे वही होने हैं जो भी हमारे सिलेबस में होगा, उससे अलग कुछ हो नहीं सकता है। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ, इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ, डजंट चेंज द स्ट्रेंथ। अब देखिए जैसा कि अगर हमें मॉइस्चर कंटेंट हमारे कंक्रीट में बढ़ जाएगा तो हमें पता है एट पर एब्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है, मतलब वाटर कंटेंट अगर बढ़ता है तो हमारी स्ट्रेंथ जो होती है रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन। अब देखिए क्वेश्चन 2004, 7, 11 3 बार आया हुआ है। इसके अलावा बाद में भी आया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन 3 बार आया, जिसमें ऑप्शन देखेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट्स, बी रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, सी इंक्रीज ऑफ डेंसिटी, डी एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड एयर वॉइड्स। अब देखिए जहाँ भी आपको कॉम्पैक्शन दिखाई पड़े कंक्रीट में कॉम्पैक्शन, तो वहाँ पे सीधे ध्यान में आना चाहिए डेंसिटी, क्योंकि कॉम्पैक्शन जब होगा तो वहाँ से एयर वॉइड्स जो होंगे, जो वॉइड्स में जो भी एयर होगी वो रिमूव हो जाएगी। जब एयर निकल जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, इसका ओवरऑल जो वॉल्यूम है, जो मास रहेगा सेम, बट जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा तो डेंसिटी हमारी ओवरऑल बढ़ जाएगी, क्योंकि एयर वहाँ से निकल गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जहाँ भी आपको कॉम्पैक्शन दिखाई पड़े तो वहाँ पे सीधे ध्यान में आना चाहिए डेंसिटी, इंक्रीज इज डेंसिटी, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपको 5% और 10% वॉइड्स अगर आपके कंक्रीट में रह जाते हैं, 5% और 10% अगर वॉइड आपके कंक्रीट में रह जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे 30% और 60% तक जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। 5% के अकॉर्डिंग टोटल 30% और 10% अगर वॉइड्स रह जाते हैं तो 60% हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हमें क्या है, कॉम्पैक्शन अच्छे से करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। तो अभी मैंने बताया था कि एक तो वाटर सीमेंट जब रेशियो हमारा बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके अलावा वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में देखेंगे, इज टू इंक्रीज परमेबिलिटी, इज टू डिक्रीज परमेबिलिटी, डजंट चेंज परमेबिलिटी। अब देखिए अगर हमारे वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा अगर उसको इंक्रीज करेंगे इसका मतलब हमारा वाटर कंटेंट जो है बढ़ रहा है। अगर वाटर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा यानी कि जो वॉइड्स होंगे हमारे पास, जो वॉइड्स होंगे उन वॉइड्स में वाटर फिल हो जाएगा। इसके बाद में जब हम उस कंक्रीट को प्लेस करेंगे उसके क्या होगा, उसमें हाइड्रेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, तो ये वाटर वहाँ से निकल जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वॉइड्स, वैकेंट, खाली वॉइड्स वहाँ पे रह जाएंगे। उन वॉइड के थ्रू क्या होगा, वाटर हमारा सीपेज होगा, पानी का सीपेज होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एज। आप देखिए क्वेश्चन 4, 7, 8, 10, इसके बाद में अभी 17 में भी आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है और कई बार हर बार आता ही रहता है, हर सारे एग्जाम में आता रहता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट वो हम 28 डेज पे मेजर करते हैं। अभी मैंने बताया था अगर M20 लिखा हुआ है इसका मतलब ये 20 जो है हमारी 28 डे पे स्ट्रेंथ है 20 मेगापास्कल। वहीं M30 लिखा हुआ है यानी कि 28 दिन पे हमारी स्ट्रेंथ होगी 30 मेगापास्कल। अब देखिए यहाँ पे अगर एक दिन की बात करें, एक दिन पे हमारी कंक्रीट 16% स्ट्रेंथ को गेन करती है, 3 दिन पे 40% को और 7 डे पे 65%। अभी जो 7 डे है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में सीधे पूछते हैं कि अगर आपके पास 28 डेज की स्ट्रेंथ दी हुई है तो कहेंगे कि 7 डे पे इसकी स्ट्रेंथ निकालिए। अब इसके अलावा 65 को लिख देते हैं 2/3 में भी, 2/3 के टर्म में लिख देंगे तो वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि 2/3 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.65 ही निकल के आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो जो क्वेश्चन वाले तो कंक्रीट की जितनी भी क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक कंक्रीट में आए हुए हैं और किस तरह के आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट की श्रिंकेज होती है वो ऑप्शन देखेंगे प्रोपोर्शनल होती है किसके, वाटर सीमेंट के, प्रोपोर्शनल टू सीमेंट कंटेंट, इंक्रीज विद एज ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट के प्रोपोर्शनल होती है श्रिंकेज, क्योंकि जैसे हम वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि वहाँ पे वॉइड्स में वाटर फिल हो जाएगा, उसके बाद में इवेपोरेशन के बाद में, हाइड्रेशन के बाद में वो वॉइड्स क्या होंगे, वैकेंट हो जाएंगे। जब वॉइड्स वैकेंट हो जाएंगे उसके ऊपर लोड लगेगा तो वो आपस में कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से क्या होगी, श्रिंकेज होगी, पहली चीज़। अब दूसरी देखेंगे सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट के कैसे प्रोपोर्शनल होता है, अगर अब हमारे जो मिक्स है हमारे पास उसमें सीमेंट कंटेंट को बढ़ा देते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कि वाटर हमारी कम क्वांटिटी में, सीमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में, वाटर कम है। अगर सीमेंट ज़्यादा होगा इसका मतलब वहाँ पे अच्छे से हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा मतलब वहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी, स्ट्रेंथ नहीं हो पाएगी इसका मतलब वहाँ पे श्रिंकेज होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जैसे लोड लगेगा वहाँ पे कॉम्पैक्शन होने के चांस होंगे। इस तरह का हमारे पास सपोज एक क्यूब मैंने टेस्टिंग के लिए लिया है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ इसकी नहीं है, यहाँ पे मैंने जैसे लोड लगाया तो इसमें इस तरह से कुछ श्रिंकेज होने के चांसेस हैं। अब देखेंगे इंक्रीज विद एज ऑफ कंक्रीट, तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं क्रीप से। क्रीप हमारा होता है कि एज के साथ में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफॉर्मेशन होता रहता है। तो कंक्रीट में भी सेम होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसमें श्रिंकेज होती रहती है। तो सारे यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के श्रिंकेज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है प्लास्टिक श्रिंकेज। तो प्लास्टिक श्रिंकेज जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो भी वॉइड्स अभी मैंने जो बताया था कि वाटर का इवेपोरेशन होता है सरफेस से, उसके बाद में जो भी उसमें वैकेंट वॉइड्स रह जाएंगे तो वहाँ से जो भी श्रिंकेज आएगी वो हमारी प्लास्टिक श्रिंकेज में कहलाती है। फिर आती है ड्राइंग श्रिंकेज। ड्राइंग श्रिंकेज होती है हमारी जो सीमेंट कंटेंट के ज़्यादा होने से, अगर सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होगा, हायर क्वांटिटी में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जेल पोर्स जो होते हैं वो नहीं बन पाएंगे सही से, जेल पोर्स में जो वाटर होगा वो कम हो जाएगा। अगर वहाँ पे वाटर नहीं रहेगा तो वहाँ से क्या होगा, श्रिंकेज होती है। फिर आता है थर्मल श्रिंकेज। थर्मल श्रिंकेज जो होता है हमारा सीजनल वेरिएशन होता है, सीजनल और डेली वेरिएशन होता है किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे श्रिंकेज होती है, एक्सपेंशन होता है, उसे बोलते हैं थर्मल श्रिंकेज। एक आती है कार्बोनेशन श्रिंकेज। कार्बोनेशन श्रिंकेज में क्या होता है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है उससे क्या करता है, जो हमारी कंक्रीट होती है वो रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। तो अब ये जो नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं इनका जो वॉल्यूम होता है कम बन के आता है।
पहले जितना वॉल्यूम होता है उसके कंपेयर में इनका वॉल्यूम कम होता है, तो कह सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर श्रिंकेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाई। ये कह रहा है कि जो वर्केबिलिटी होती है कंक्रीट की वो सबसे ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस होती है। अब देखिए क्वेश्चन 2004 में आया हुआ है, इसके अलावा 16 में आया हुआ है। अभी जो सेम क्वेश्चन है ये तो 4 और 16 में आया है, लेकिन इससे मिलता जुलता इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन हर साल एग्जाम में दे देते हैं। 17 में आया हुआ है, अभी इससे पहले भी आया हुआ है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पहला वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, सीमेंट कंटेंट और वाटर कंटेंट। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो से। अगर मैं वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाऊंगा तो हमारी वर्केबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। अब इसके अलावा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मोस्ट। अगर मोस्ट पूछा तो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना पड़ेगा, वो होगा वाटर सीमेंट रेशियो। अब देखिए एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर मैं इस रेशियो को बढ़ाऊंगा तो वर्केबिलिटी हमारी कम होती है। वही वाटर सीमेंट रेशियो में क्या होता है, अगर इसे मैं बढ़ाऊंगा तो वर्केबिलिटी भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज। ये कह रहा है कंक्रीट में अगर मैं कैल्शियम सल्फेट को मिला दूं तो उससे क्या होगा। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट हमने सीमेंट वाले लेक्चर में देखा था कि कैल्शियम सल्फेट किसे बोलते हैं, जिप्सम। जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, उसे बोलते हैं जिप्सम। अब जिप्सम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक रिटार्डर की तरह काम करता है। रिटार्डर मतलब जो सेटिंग टाइम को बढ़ा दे, मतलब जो कंक्रीट हमारी सेट होने वाली उसे सेट नहीं होने देता है, काफ़ी टाइम बाद सेट होने देता है। और एक्सेलरेटर क्या होते हैं, क्विक सेटिंग कराते हैं। तो जिप्सम क्या होता है, एक रिटार्डर होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हम कह सकते हैं एक रिटार्डर की तरह एक्ट करता है। ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। एक्सेलरेटर हमें पता है जो सेटिंग को क्विक सेटिंग कराता है। अब देखते हैं एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होते हैं। एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होते हैं, इनको ऐड करने से हमारी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अगर वर्केबिलिटी हमें इंप्रूव करनी है तो एयर एंट्रेनिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे एल्यूमिना पाउडर, सॉल्ट ऑफ वुड रेजिन्स, एनिमल वेजिटेबल फैट ऑयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्रीट मिक्स विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग ए स्मूथ फिनिश इज नोन एज। देखिए अब जो इसमें कह रहा है अगर कंक्रीट मिक्स मेरे पास है उसमें मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है उसको स्मूथ बनाने के लिए, तो यहाँ पे किसकी वजह से होगी। ऑप्शन देखेंगे, सेग्रीगेशन, इंटरनल फ्रिक्शन, हार्डनेस, ब्रीडिंग। तो यहाँ पे जो हार्डनेस होगा, हार्डनेस की वजह से हमें स्मूथ फिनिश नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब भी हम कंक्रीट को प्लेस करेंगे किसी जगह, वहाँ पे उसके बाद में उसकी स्मूथ फिनिशिंग करनी होगी, तो वहाँ पे अगर काफ़ी हार्ड होगी कंक्रीट तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए सेग्रीगेशन क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने टोटल जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको ही कवर किया है। इसीलिए मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगले पार्ट भी मैं अभी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ एंड द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन। ये कह रहा है स्ट्रेंथ और क्वालिटी कंक्रीट की किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन देखें, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट। अब देखिए जो ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, ये मैंने आपको एग्रीगेट वाले पार्ट में कई बार बताया है कि ग्रेडिंग जितनी अच्छी ग्रेडेड होगी एग्रीगेट या फिर सैंड, उतना ही अच्छा हमारा मोर्टार बनता है। तो जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होंगे उसमें क्या होते हैं, वेल ग्रेडेड में हमारे हर साइज़ के एग्रीगेट होंगे। सपोज इस साइड का इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। जब हर साइज़ के उसमें एग्रीगेट होंगे तो उनमें इंटरलॉकिंग काफ़ी अच्छी होती है। जब इंटरलॉकिंग अच्छी से होगी तो वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो ग्रेडिंग हम डायरेक्टली कह सकते हैं, इस पर डिपेंड करती है। अब बात आती है सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट। अब देखिए जिस एग्रीगेट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें पेस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे पास एक फ़िक्स अमाउंट में सीमेंट पेस्ट है, तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना हमारे पास पेस्ट नहीं है। तो वहाँ से क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ में रिडक्शन आएगा, क्योंकि जितनी उसमें हमें यूज करना था सीमेंट पेस्ट उतना हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेंथ में रिडक्शन हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है एग्रीगेट के। अब सी ऑप्शन आता है कि सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट। देखिए अब जो एग्रीगेट हमारा जितना रफ़ होगा उसमें उतनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी। अगर इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा मिलेगी हमें। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है हमारी वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करती है। देखिए जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतनी ही हमारी स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन वर्केबिलिटी इसके रिवर्स होती है, जितना वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा उतनी वर्केबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन हमें हर चीज़ बैलेंस में रखनी होती है, इसीलिए अगर ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी लेकिन वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी।
अब सीमेंट एग्रीगेट रेशियो पे कैसे करती है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे सीमेंट एग्रीगेट रेशियो बढ़ेगा स्ट्रेंथ भी उसकी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। लेकिन जो बाकी चीज़ें उन्हें हमें कांस्टेंट अमाउंट में रखना पड़ेगा। एक शर्त है कि जो भी बची हुई चीज़ें उनको एक कांस्टेंट में रखना पड़ेगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सरफेस एरिया बता दिया है, सरफेस स्ट्रक्चर हो गया। कॉम्पैक्शन, देखिए कॉम्पैक्शन तो पहले भी बताया हुआ कि जितना अच्छा कॉम्पैक्शन होगा उतने एयर वॉइड्स कम होंगे, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी हमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ फ्रेश कंक्रीट शुड बी। ये कह रहा है जो फ्रेश कंक्रीट होती है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, वो होता है 1 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारे पास जो भी कंक्रीट है उसको हमें प्लेस करना है कहीं पे। यहाँ पे हमारा बैचिंग प्लांट है, यहाँ से मुझे उठा के साइट पे लेके जाना है, तो यहाँ पे मिनिमम 1 आवर तो हमें लगेगा ही लगेगा। तो अगर 1 आवर भी इसकी सेटिंग, अगर उसकी 1 आवर भी इसकी सेटिंग टाइम नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो पहले ही सेट हो जाएगा। तो इसलिए मिनिमम 1 आवर तो होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट के केस में क्या होता है 30 मिनट होता है, लेकिन कंक्रीट के केस में 1 आवर होता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप 30 मिनट लगा के चले आएँ। तो इसका आंसर होगा 1 आवर। अब देखिए जो सेटिंग टाइम होता है कंक्रीट का वो डिपेंड करता है किस पे, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सीमेंट का टाइप क्या उस पर डिपेंड करेगा, एडमिक्सचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हाइड्रेशन का जो रेट होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर हाइड्रेशन जल्दी से हो जाएगा तो मतलब वहाँ पे सेटिंग जल्दी से होगी, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ गेन होनी थी वो स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी। तो कभी कभार आपने देखा होगा, आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए होंगे, जब भी वहाँ पे कंक्रीटिंग होती है, अगर गर्मी का सीज़न है तो कंक्रीटिंग जो होती है दिन में अवॉइड की जाती है, मेनली जो रात में ही कंक्रीटिंग होती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट। अगर वाटर में ऑयल मिक्स हो जाए कहीं से तो उसका इफेक्ट कंक्रीट पे क्या पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखेंगे, गिव्स स्मूथ सरफेस, गिव्स मोर स्लम्प्स, इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। अब देखिए ऑयल का कैसे इफेक्ट होता है वाटर में। हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो होती है हाइड्रेशन के लिए। जो भी हमारे पास मोर्टार होगा तो उसमें जो सीमेंट होती है उसके हाइड्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटर हमें सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो उसकी हाइड्रेशन अच्छे से नहीं होगी, जब हाइड्रेशन नहीं होगी तो स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी। अब वाटर में हमारे पास एक इम्प्योरिटी ऑयल मिक्स हो गया है, जब ऑयल मिक्स हो गया तो इसका, जब ऑयल मिक्स हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रेशन के लिए जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी। जब वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ गेन नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में टोटल हमने 12 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि टोटल बेसिक क्वेश्चंस थे कंक्रीट के। इसके बाद में थोड़े एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो हम पार्ट 2 में कराएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेटेड होते हैं कि कितने अमाउंट में कितना वाटर सीमेंट रेशियो हमें लेना चाहिए, कितना कंक्रीट का वॉल्यूम होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, वो सारे क्वेश्चन हमारे पार्ट 3 में जाएंगे। इसके बाद में पार्ट 4 में हमारे जो भी टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं कंक्रीट में, वो सब पार्ट 4 में जाएंगे। और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे कंक्रीट के वो सारे के सारे पार्ट 5 में कराएंगे। तो कोई भी लेक्चर मिस मत करना। इस लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इनके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा सीमेंट, एग्रीगेट, ब्रिक और लाइम के जो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं उन्हें भी देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।